गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज से अच्छे होंगे और आप लोगों के त्यौहार भी बहुत अच्छी तरह से बीत रहे होंगे। और शायद आज अंतिम त्यौहार होगा यानी भाई दूज। इसके बाद त्योहारों का सीजन समाप्त और नए त्योहारों का सीजन प्रारंभ, अर्थात पढ़ाई वाला सीजन प्रारंभ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य। और हिंदी साहित्य में आज हम लोग पढ़ेंगे मूलतः मोहभंग की कविता, जिसे हम पेनी की साठोत्तरी कविता के बाद की बात करते हैं। ठीक है, मोहभंग की कविता पढ़ेंगे। तो जो मोहभंग की कविता 1965 से लेकर के 1975 तक की लगभग मानी जाती है। ठीक है, तो मोहभंग की कविता के अंतर्गत पढ़ेंगे। और इनमें मोहभंग की कविता में श्रीकांत वर्मा एक अमिट हस्ताक्षर है, या कह सकते हैं कि मोहभंग की कविता का ये क्या करते हैं, झंडा बरदार है, यानी कि सबसे पहले आगे चलने वाले श्रीकांत वर्मा है। ठीक है, तो मोहभंग की कविता में नई कविता के ही एक भाग है। और श्रीकांत वर्मा का जन्म 18 सितंबर 1931 को बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुआ है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। और इनकी मृत्यु 25 मई 1986 में न्यूयॉर्क में हुई थी। ठीक है, तो जो श्रीकांत वर्मा हैं ये वर्तमान यानी कि नई कविता के एक क्या है, अमिट हस्ताक्षर हैं। इन्हें पुरस्कार एक प्राप्त हुआ था, और वैसे छोटे छोटे पुरस्कार तो कई प्राप्त होते हैं इनको, लेकिन हम प्रमुख पुरस्कार ही पढ़ते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हों 1987 को मिला था। किसके लिए? मगध के लिए। मगध इनका जो है ना, यानी एक कविता है, काव्य संग्रह है, उसके लिए इनको मिला है। मगध के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, पत्रिकाएं इनकी भारतीय श्रमिक, कृति, दिनमान और वर्णिका। इनमें किसी के ये संपादक रहे हैं, किसी के सह संपादक रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि जो पत्रिकाएं जिनसे संबंधित है, भारतीय श्रमिक ये पत्रिका का नाम है, कृति पत्रिका है, दिनमान है और वर्णिका है। ठीक है, इनमें जो है इनका यानी श्रीकांत जो इन इससे जुड़े रहे हैं। अब इनकी हम रचनाएं पढ़ते हैं। तो रचनाएं में सबसे पहली बात हम किसकी बात करेंगे? मोहभंग की कविता की बात करेंगे। तो मोहभंग की कविता का मतलब है कि जब 1947 से पहले, ये समझ लीजिए कि मोहभंग की कविता या इस वाले जो सत्र में जो हम पढ़ेंगे, इनमें अधिकांशतः वे लेखक हैं जो स्वतंत्रता के समय में काफी छोटे रहे हैं, यानी 20-25 वर्ष के, 19 से 20 और 25 वर्ष के मध्य में रहे हैं। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में किसी तरह को कोई खास भाग नहीं लिया। ठीक है, और उन्होंने स्वतंत्रता की उसमें सांस ली थी, यानी कि उन्होंने जो भी अपने काव्य लेखन वगैरह किया वो स्वतंत्रता की छांव में ही किया है। ठीक है, तो इसलिए इन लोगों को अधिक स्वतंत्रता चाहिए होती है। तो इन्होंने जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में पढ़ा था और कविताओं के विषय में पढ़ा था, पढ़ने के बाद इन्हें ऐसा लगता था कि जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, ठीक है, वो स्वतंत्रता पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। तो राजनीतिक विद्रूप, भ्रष्टाचार, राजनीतिक छलावा और लोगों के अधिकारों का हनन और सिर्फ राजनीतिक लोगों की ही वृद्धि, ठीक है, यानी उनकी जो वो है, कहने मतलब है कि उनकी यानी कि जो आकांक्षाएं हैं उन्हीं की पूर्ति होती रही, सामान्य लोगों की कोई आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई। अर्थात समझ सकते हैं कि जो परिस्थितियां थी वो कैसी थी कि उनमें स्वतंत्रता तो भारत को मिल गई थी, लेकिन जो भारतीय लोग हैं उनकी इन स्वतंत्रता यानी वो उनके अंडर में जो भारत के लोग हैं वो परतंत्र हो गए थे। कहने मतलब है भारत स्वतंत्र था, लेकिन उसे सिर्फ नाम मात्र की स्वतंत्रता कह सकते हैं। उसमें लोगों में समानता नहीं थी। स्वतंत्रता तो थी लेकिन वो नाम की थी। संविधान से सब कुछ मिला था, लेकिन संविधान से क्या होता है? संविधान एक प्रलेख ही तो है। ठीक है, और प्रलेख होने के कारण उसका कोई खास महत्व लोग नहीं मानते थे। तो इस समय जो यानी कि 7वें दशक में जो कविता प्रारंभ हुई, ठीक है, इसमें नामवर सिंह जी हैं और इन्होंने आलोचना नामक जो पत्रिका है वो 1965 के मार्च वाले अंक में इन्होंने एक प्रश्न उठाया। ठीक है, जो युवा लोग हैं
उनके विषय में। तो और इसीलिए उस जो कविता है उस कविता को नाम युवा कविता नाम दिया गया। ठीक है, तो युवा कविता नाम दिया गया और वहीं से यानी कि प्रारंभ होता है आपस में, यानी कि आपस का मतलब है कि काव्य में आपस में एक जो है नवीन विचारधारा की, और वो नवीन विचारधारा थी कि जो हमने जो चीज मांगा, जिस तरह से हमें चाहिए था, जो जो हमें चाहिए था, स्वतंत्रता का लाभ पूरा पूरा सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लोग उठा रहे हैं, जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, सामान्य जनता से उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए लोगों का यानी समाज का स्वतंत्रता से, संविधान से और खास करके लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था से मोह भंग हो गया। ठीक है, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ ही रह गया कि 5 वर्ष के बाद आपको जाना है, वोट डाल करके चले आना है, फिर 5 वर्ष के बाद फिर जाना है, वोट डाल करके चले आना है। और प्रजातंत्र क्या है, सिर्फ यही रह गया था। उसके अलावा प्रजातंत्र नाम की चीज भारत में नहीं रह गई थी। ठीक है, तो कभी कोई बोलता था गरीबी हटाओ, कभी कोई बोलता था ये करो, कभी बोलता था ये वाला मिनी सुविधा, कभी बोलते थे ये वाली सुविधा। ठीक है, कभी एक दूसरे को लड़ाने वाली, कभी युद्ध, ठीक है, कभी आपातकाल। इन सभी चीजों से भारत क्या था, त्रस्त था। ठीक है, तो जब समाज त्रस्त था तो उससे उसका प्रभाव काव्य में भी पड़ता है, साहित्य में पड़ता है। ठीक है, तो वो साहित्य जो है यानी कि उससे प्रभावित, क्योंकि भारत की ऐसी नीतियां रही नहीं कि भारत क्या कर सके, पाकिस्तान से सही तरीके से इन्हें डील कर सके, चीन के साथ सही तरीके से डील कर सके। उसी समय स्वतंत्र होते ही पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया, भारत चुपचाप बैठा रहा, और चीन के साथ यानी कि युद्ध हो गया, और चीन के साथ तो युद्ध 64 में, भारत 62 में हार चुका था। उसके बाद जो तत्कालीन प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद जो राजनीतिक उथल पुथल यानी स्थितियां पैदा हुई, तो और सिर्फ एक ही जो राजनीतिक पार्टी थे उसका यानी वर्चस्व रहा उसमें, राजनीति में। तो प्रजातंत्र कहाँ रह गया, जब एक पार्टी सब जगह छाई हुई है तो प्रजातंत्र था ही नहीं। तो इन सभी चीजों से मतलब कि ये जो है जो साहित्य है वो प्रभावित हुआ, और इन सभी को प्रस्तुत करने के लिए वीणा उठाया साहित्यकारों ने, जिनमें पहला नाम आता है श्रीकांत वर्मा का। तो श्रीकांत वर्मा की रचनाएं हैं, नाम से ही आप लोग क्या हो सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, इनकी रचना है, पहला है भटका मेघ, 1957 की इनकी रचना है भटका मेघ। ठीक है, 1957 में इनकी दूसरी रचना आई, वो है माया दर्पण। तो माया दर्पण में ही है कि सब कुछ क्या है, ये यानी कि भटका मेघ का मतलब क्या हुआ, यहीं से आप समझ जाइए कि मेघ क्या हो गया, भटक गया, अर्थात उसे बारिश कहीं और करनी थी, और यानी कि स्वतंत्रता की बारिश जनता के लिए करनी थी, स्वतंत्रता और सभी चीजें जनता के लिए उपलब्ध करवाना था। लेकिन क्या हो गया, मेघ भटक गया और कहीं से कहीं चला गया, ऐसी जगह पर बारिश कर रहा है। ठीक है, जहां पर क्या हो रहा है, यानी कि कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है, यानी कि राजनीतिक लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपने पेट भर रहे हैं, जनता से उनसे कोई लेना देना नहीं, जनता गरीबी में मर रही है। ठीक है, उनसे कोई लेना देना नहीं। तो भटका में लगभग लगभग क्या है, थोड़ा सा यानी उसको, लेकिन जो माया दर्पण है इनका, ये पूरी तरह से क्या था, मोह भंग की कविता का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, माया दर्पण में इन्होंने माया का प्रस्तुतिकरण किया, दर्पण का प्रस्तुतिकरण किया, यानी कि माया को दर्पण दिखाना, यही क्या है, माया दर्पण, इनके दोनों काव्य संग्रह। ठीक है, इसके बाद दिनारंभ। ठीक है, दिन का आरंभ कैसे होना चाहिए, ये इसमें यानी प्रस्तुतिकरण करना शुरू कर दिया। जलसा घर, जो जलसा घर है ना, जलसा घर इनकी वास्तव में जो कविता है, ठीक है, ये जलसा घर वास्तविकता है विद्रूप को प्रस्तुत करता है। ठीक है, यानी कि जलसा घर का मतलब होता है जहां पर क्या होता है, यानी कि वो जलसा का मतलब है सभाएं। ठीक है, सभा की जाती हैं। ठीक है, तो सभा करने पर जो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए सभाएं की जाती हैं, राजनीतिक सभाएं की जाती हैं। ठीक है, जो संसद है वो एक जलसा घर की तरह हो गया, यानी कि लोग वहां जा करके और अपने लिए बातें कर करके बड़ी बड़ी चले आते हैं, जनता के लिए कुछ भी नहीं किया जाता है। तो जलसा घर का मतलब होता है जो वहां पर जलसा यानी जलसा के अंतर्गत, यानी कि उस घर के अंतर्गत वो लोग होते हैं, सिर्फ उन्हीं का ही फायदा होता है, वो इन्वाइट किए जाते। ठीक है, जो बाहर हैं लोग उनसे कोई मतलब नहीं रह जाता, वो तो सब क्या है उसके लिए अछूते हैं। इसलिए जो जलसा घर है
इनकी जो यानी कि काव्य संग्रह है, इसमें जलसा घर इनकी कविता भी है। ठीक है, तो जलसा घर में बोलते हैं कि मतलब कि मैं निर्वस्त्र खड़ा हूं जलसा घर में। ठीक है, अब यानी कि जलसा घर में कोई भी देखने के लायक नहीं है। ठीक है, यानी कि वहां पर जो है सिर्फ और सिर्फ क्या है, सबसे सिर्फ अपने से मतलब है, किसी और से मतलब ही नहीं। इसके बाद इनकी जो है काव्य रचना है मगध। मगध इनका जो है ना काव्य संग्रह भी है और मगध इनकी लंबी कविता भी है। मगध आप लोग जानते हैं, इसी के लिए इनको क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, मगध में इन्होंने जो भारत की यानी कि बोलते हैं यानी कोई शोर मत करना, शांति से रहने देना मगध को, क्योंकि मगध में यानी कि मगध में शांति अति अति आवश्यक है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जैसे मगध को जो है ना लोग उस समय चंद्रगुप्त मौर्य से पहले कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहता था, किसी में कोई मतलब कि वो हिम्मत नहीं थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य आकर के उसने झकझोरा मगध को। तो इसी तरह से भारतीय जनता के विषय में कोई सुनने वाला नहीं है मगध में। ठीक है, सब लोग जो है ना क्या करना चाहते हैं, शांति चाहते हैं। अर्थात जो राजा लोग हैं, मतलब कि जो राजनीतिक लोग हैं, वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ शांति रहे, कोई यानी हमसे प्रश्न ना करे, हम जैसा चाहते हैं वैसा हमारी क्या हो, मतलब कि हम जैसा शासन चला रहे हैं वैसा ही शासन चलाते रहें। और ये बहुत ही जो है अच्छी बात है। मगध कविता के अंतर्गत इन्होंने मगध, काशी, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, मथुरा, नालंदा, तक्षशिला, कौशल, अशोक, सक्टार, अजातशत्रु, वसंत सेना, आम्रपाली आदि सभी को क्या किया है, इन्होंने स्मरण किया है। ये बोलते हैं कि जागा तो सिर्फ अशोक है, बाकी सब सो रहे हैं। ठीक है, जागा तो अशोक है, बाकी सब क्या हो रहे हैं, सो रहे हैं। तो कहने मतलब है कि इसमें इन्होंने अपनी जो ऐतिहासिकता है उसको याद करके और उसे बताने की कोशिश किया है। मगध मगध का उत्कर्ष और सभी चीजों को इन्होंने इसमें प्रस्तुत किया है। मगध में जो क्या था उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में मतलब समस्याएं चलती रहती थी, उन समस्याओं को उन्होंने इसमें प्रस्तुत करने की यानी कोशिश की है। इसके बाद गरुड़ किसने देखा है। ठीक है, गरुड़ किसने देखा है, तो गरुड़ क्या होता है, गरुड़ एक पक्षी का राजा है। ठीक है, और गरुड़ को माना जाता है कि वो शिव यानी विष्णु का वाहन है। ठीक है, तो किसने देखा है, तो गरुड़ का मतलब हुआ कि स्वतंत्रता किसने देखी है, किसने नहीं देखी। अर्थात ठीक है, स्वतंत्रता सिर्फ नाम की है। इसे माँ की आंखें इनकी एक कविता है। मणिकर्णिका का डोम ये भी कविता है। मैं भी इनकी एक कविता है। ठीक है, इनकी कविता क्या है, मैं है। ठीक है, और भी कई कविताएं इनकी हैं। तो इन कविताओं में इन्होंने मतलब मणिकर्णिका एक घाट है बनारस में, मणिकर्णिका एक घाट है। ठीक है, वहां पर जो लोग वो होते हैं ना, मतलब जिनकी मृत्यु होती है, वहां उनको जलाया जाता है। तो एक जाति है जो यानी कि उसको शव दाह का कार्य करती है। ठीक है, तो उसे डोम जाति बोला जाता है। ठीक है, तो मैं माफी चाहता हूं, समझाना आप लोगों को जरूरी है क्योंकि ये जाति सूचक शब्द हो जाता है एक तरीके से, मतलब काफी निम्न जाति को माना जाता है ये। आप लोगों ने जिन्होंने यानी राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनी होगी सत्यवादिता की, तो वहां पर भी एक आता है, तो वो मणिकर्णिका का डोम ही है। मणिकर्णिका घाट पर ही क्या होता है, यानी कि वो डोम उनको क्या करता है, वो उसको जलाने का वो देता है। तो इसी का ही काम होता है कि ये यानी कि जो लाशें आती हैं उसमें उसको जलाने का काम और इनका टैक्स वगैरह लेने का काम इन्हीं का ही सबका होता है। तो उनका यानी कि वो क्या क्या करता है, किन किन परिस्थितियों से उनको जूझना पड़ता है। ठीक है, इन सभी चीजों का इन्होंने क्या किया है, इसमें वर्णन किया है। ठीक है, तो ये इनकी क्या थी, रचनाएं थी। और ये समझ लीजिए पूरी तरह से क्रांतिकारी रचनाएं, इसलिए मैंने आप लोगों को इतना समझाने की कोशिश की है इसमें। तो यदि आप लोगों को कुछ मतलब कि ज्यादा जल्दी जल्दी में बोल गया हूं, नहीं समझ में आया, तो फिर आप लोग इसे यानी कि सुन सकते हैं बाद में, और यानी समझने की कोशिश करिए। कुल मिलाकर यह है कि जो स्वतंत्रता आंदोलन में, और मैंने पहले भी इसे समझाया था कि मोह भंग की कविता क्या है। स्वतंत्रता के मांग की गई थी, स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन एक जगह से वही यानी कि आसमान से यानी कि गिरा और खजूर में अटका। अर्थात स्वतंत्रता लोगों तक, सामान्य लोगों तक नहीं पहुंच पाई, समानता सामान्य लोगों तक
नहीं पहुंच पाए। उसी का जो है विद्रोह इन लोगों ने, ठीक है, युवा कवियों ने किया, जिसका जिसका जिसकी अगुवाई श्रीकांत वर्मा जी करते हैं। ठीक है, इसके बाद कहानी है इनकी झाड़ी, संवाद, घर, ठंड, अर्थी, वास, साथ, दूसरे के पैर। तो झाड़ी कहानी इनकी, इसके बाद कहानी है संवाद, इसके बाद है कहानी घर, और घर के बाद है कहानी ठंड, ठंड के बाद कहानी है अर्थी। ठीक है, ये वाला अर्थी नहीं, ये अर्थी, वो जिसमें से 100 को लेके जाते हैं दफनाने के लिए, यानी कि जलाने के लिए, जो भी है। वास, ठीक है, और यहां पर क्या है साथ, और दूसरे के पैर। ये इनकी कुछ क्या है, यानी कि कहानियां हैं, प्रसिद्ध कहानियां हैं, कहानी संग्रह भी हैं। ठीक है, तो इन्हें हम लोगों ने देखा। इसके बाद है इनका उपन्यास है दूसरी बार। ठीक है, इनका उपन्यास है दूसरी बार, अस्वस्थ, ठीक है, और ब्यूक। ये इनके 3 उपन्यास हैं, दूसरी बार, अस्वस्थ और ब्यूक। एक इन्होंने आलोचना भी लिखी है, जीरा, याद रखिएगा, बहुत अच्छी आलोचना है। ठीक है, जीरा, जीरा का मतलब क्या होता है, जीरा का मतलब होता है बहस। ठीक है, किसी को वास्तविकता पूछा जाए, यानी सच्चाई क्या है उस चीज की खोज, यानी कि खोज करना, उसी को जीरा होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि वकील आपस में जिरह करते हैं, जिसके कारण सत्य की खोज की जाती है। मतलब यदि कोई बात असत्य है तो उसे सिद्ध किया जाता है, सत्य और असत्य सिद्ध करने की कोशिश की जाती है। इसके बाद है अनुवाद, इनके कुछ अनुवाद हैं, फैसले का दिन और 20वीं शताब्दी अंधेरे में। ठीक है, एक रशियन लेखक थे, उनके जो है इन्होंने रशियन जो वो हैं लेख है, उनका इन्होंने अनुवाद किया है, फैसले का दिन और 20वीं शताब्दी के अंधेरे में। और यात्रा वृत्त इन्होंने अपोलो का रथ, ठीक है, यानी कि यूनान की यात्रा इन्होंने की थी, और वहां पर इन्होंने अपोलो देखा था, मतलब अपोलो का रथ खींचते हुए देखा था। तो इस उसी की यात्रा के विषय में इन्होंने अपोलो का रथ नामक, ठीक है, यात्रा वृत्तांत लिखा था। तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा श्रीकांत वर्मा, ठीक है, ये अगुआ है मोहभंग की कविता के लिए। तो अब आगे इनका जो है ना भटका मेघ और माया दर्पण, ये 2, और जलसा घर, मगध भी इनकी कविता कभी कभार पूछ ली जाती है। 3-4 इनकी रचनाएं हैं, और ये क्या होती हैं, बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं, और ये पूछी जाती हैं। इनके विषय में जब भी पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है। अगले लेखक हैं जगदीश चंद्र गुप्त। तो अगले लेखों में हम पढ़ेंगे जगदीश चंद्र गुप्त हैं। जगदीश चंद्र गुप्त 1924 ईस्वी से 2001 ईस्वी तक। ठीक है, तो 1924 में जन्म हुआ था, 2001 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कवि चित्रकार जगदीश चंद्र गुप्त नाम से, ठीक है, विहित किया है। ठीक है, कवि चित्रकार जगदीश चंद्र गुप्त, ठीक है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको नाम दिया है। ठीक है, यानी कि इन्हें वो कवि मानते हैं, और कवि का मतलब है, कवि और चित्रकार का मतलब हुआ है कि इन्होंने अपने काव्य में चित्र खींचा है, तो कवि चित्रकार हो गए। ठीक है, इनको माना गया। इसके बाद इनके जो रचनाएं हैं वह है नाव के पंख, नाव के पंख, सांबुक, हिमविद और शब्द दंश। हिमविद और शब्द दंश, दंश का मतलब होता है चोट, बाण। युग्म, ठीक है, गोपा गौतम। ठीक है, इनका जो है यानी कि ये है गोपा गौतम, गोपा गौतम। बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष, नई कविता, रूप और समस्याएं। तो नाव के पंख, सांबुक, हिमविद, शब्ददंश, युग्म, गोपा गौतम, बोधि वृक्ष, नई कविता, रूप और समस्याएं। ठीक है, ये इनकी कविताएं हैं। इसके बाद इन्होंने एक जो है वो निबंध भी लिखा है, विचारात्मक संस्मरण भी लिखा है, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला व भारतीय कला के पद चिन्ह। ठीक है, और यही कारण है, अब समझ गए होंगे आप लोग कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया है, इन्हें कवि चित्रकार कहा है। यानी कि इन्होंने भारतीय चित्रकला के विषय में ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल से खोज की। तो प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला व भारतीय कला के पद चिन्ह, इन्होंने ये जो है
यानी कि इस ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो चलिए अब अगले लेखक पढ़ते हैं। ये छोटे छोटे हैं, इनमें उतना ज्यादा नहीं है। विजय देव नारायण शाही। ठीक है, लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण लेखक हैं, विजय देव नारायण शाही। ठीक है, तो विजय देव नारायण शाही, इनका मछली घर बहुत यानी प्रमुख रचना है। सखी, मछली घर इनकी सब ज्यादा पूछी जाती है। सौखी। इसके बाद है संवाद तुमसे, संवाद तुमसे। ठीक है, संवाद का मतलब बातचीत, संवाद तुमसे। आवाज हमारी जाएगी। ठीक है, आवाज हमारी जाएगी। एक और बसंत। ठीक है, दिखाई पड़ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो एक और बसंत इसका जो है, यानी कि यह है एक और बसंत। फिर इस बाद है इनकी आलोचनाएं हैं। ये तो इनके क्या थे, काव्य संग्रह थे। ठीक है, मछली घर, साखी, संवाद तुमसे। संवाद तुमसे का मतलब है कि यानी कि तुमसे मछली घर को इन्होंने क्या किया है, पूरे भारत को एक मछली घर की तरह बताया, जहां जहां अनेक तरह की क्या होती है, मछलियां रहती हैं। लोग अपने मनोरंजन के लिए आते हैं, अपने अनुसार आते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रवाद और जातिवाद का इसमें इन्होंने यानी किया है। संवाद तुमसे है, आवाज आवाज हमारी जाएगी, और एक और बसंत। आलोचना इनकी, यानी कि इन्होंने आलोचना को आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे हैं। जायसी, साहित्य क्यों, जायसी आलोचना है इनकी। साहित्य क्यों, ये बहुत अच्छे आलोचक भी थे, और इनकी आलोचनाएं पूछी जाती हैं। छठा दशक, और छठा दशक का मतलब क्या हो, साठोत्तरी कविता। साहित्य और साहित्य कार्य का दायित्व, ये इनकी बहुत अच्छी क्या है, आलोचनात्मक कृति है, साहित्य और साहित्यकार का दायित्व। फिर है पत्रिका, इन्होंने दो पत्रिकाओं से संबंधित रहे, यानी कि दो पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया, एक आलोचना और दूसरी नई कविता। ठीक है, आलोचना कविता के यानी आलोचना के जो संपादक थे, ठीक है, वो कौन थे, वो कुंवर नारायण भी थे। ठीक है, तो ये भी थे, इन्होंने जो ना ये सह संपादक थे। तो नई कविता और आलोचना से क्या रहे हैं, ये संबंधित रहे। इसके बाद एक और हैं लेखक, रघुवीर सहाय। ठीक है, रघुवीर सहाय, इनकी रचनाएं हैं सीढ़ियों पर धूप। इनकी रचनाएं हैं, रघुवीर सहाय ये लेखक हैं। ठीक है, विजय देव नारायण शाही ये भी लेखक हैं। तो रघुवीर सहाय की रचनाएं हैं सीढ़ियों पर धूप। ठीक है, आत्महत्या के विरुद्ध, आत्महत्या के विरुद्ध, यानी आत्महत्या के विरुद्ध क्या क्या राय दी जाती हैं, वो सभी चीजें इन्होंने क्या किया है, इसमें प्रस्तुत करने की कोशिश की है। फिर है हंसो जल्दी हंसो, हंसो जल्दी हंसो। ये इनकी यानी कि कविता है, और काफी काव्य संग्रह है, काफी अच्छा है। रास्ता इधर से है, रास्ता इधर से है, ये इनका है काव्य संग्रह। ठीक है, और इनके काव्य संग्रह है लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं, रास्ता इधर से है। फिर अगला है लोग भूल गए हैं। एक समय था, ये भी इनकी क्या है, रचना है। एक समय था, ये भी इनकी रचना है। फिर है कुछ यानी पते कुछ चिट्ठियां, कुछ समझ में आया, कुछ पते और कुछ चिट्ठियां। ठीक है, तो कुछ पते और कुछ चिट्ठियां इन्हीं की है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पूछा जाता है। कुछ पते और कुछ चिट्ठियां किस रचना है, तो किसकी है, रघुवीर सहाय की। जो आदमी हम बना रहे हैं, ठीक है, ये कहानी संग्रह है इनका। ठीक है, इनकी कहानी संग्रह है जो आदमी हम बना रहे हैं। ठीक है, ये कहानी भी है और इनका कहानी संग्रह भी है। इन्हें 1984 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, और किसके लिए मिला था, लोग भूल गए हैं। ठीक है, किसके मिला था, लोग भूल गए हैं, इनका काव्य संग्रह के लिए मिला था। अब इसमें दो रचनाएं और रह गई हैं, वो निबंध हैं। ठीक है, कौन कौन सी, दिल्ली मेरा परदेश और लिखने का कारण। दिल्ली मेरा परदेश और लिखने का कारण, ये इनके दो क्या है, निबंध है। तो रघुवीर सहाय की साहित्य अकादमी पुरस्कार 1984, लोग भूल गए हैं, सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो जल्दी हंसो, रास्ता इधर से है, लोग भूल गए हैं, एक समय था, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, पत्ते नहीं है कुछ पते, एड्रेस, जो आदमी हम बना रहे हैं, ये कहानी संग्रह है, और दिल्ली मेरा प्रदेश तथा लिखने का कारण, ये इनका क्या है, निबंध है।
तो ये हमारे 4 लेखक थे, और एक लेखक और भी हम पढ़ रहे हैं, वो है हमारे कुंवर नारायण। ठीक है, और आप लोगों से यदि कोई चीज छूट गई है तो आप लोग फिर बाद में भी देख सकते हैं इसको, क्योंकि वीडियो इसी में पड़ी रहेगी, तो आप लोग यानी बाद में भी देख सकते हैं। ज्यादा तेजी से मैं पढ़ा दिया हूं तो स्लो मोशन में भी करके आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, या बढ़ा करके भी देख सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। अगले हैं कुंवर नारायण। तो अगले लेखक हैं कुंवर नारायण। जन्म इनका 19 सितंबर 1927 फैजाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। फैजाबाद जिसे अब अयोध्या नाम से जाना जाता है। ठीक है, फैजाबाद जो है, जो यानी अयोध्या नाम से नहीं, बल्कि जो है यानी कि फैजाबाद नाम का एक जिला है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जो अयोध्या यानी कि एक जिला बना दिया गया है अब। ठीक है, तो और शायद अयोध्या मुझे लगता है वो एक प्रखंड भी बना दिया, मतलब कि उसे कमिश्नरी भी बना दिया गया है। ठीक है, तो यानी कि कहने में मतलब है कि जो अयोध्या नामक जगह है वो फैजाबाद जिले के अंदर थी। ठीक है, जिलाबाद यानी फैजाबाद जिले के अंतर्गत आती थी यानी अयोध्या। ठीक है, तो यानी अब उत्तर प्रदेश में है ये। 15 नवंबर और यानी कि 2017 में इनकी क्या हुई, मृत्यु हुई। ठीक है, तो अब इन्हें पुरस्कार क्या क्या मिला है। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 2005 का। किसके लिए, संपूर्ण साहित्य के लिए। तो 2005 का संपूर्ण साहित्य का इनको यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, यानी कि साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है ये भारत के अंतर्गत। इस वजह इन्हें तीनों सम्मान मिले हैं। साहित्य अकादमी मिला है 1995 का, कोई दूसरा नहीं के लिए, कोई दूसरा नहीं। ठीक है, ये इनका काव्य संग्रह है जिसके लिए इन्हें क्या मिला, 1995 का। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, इन्हें व्यास सम्मान भी मिला है 1995 को ही, आत्मजयी के लिए। ठीक है, तो आत्मजयी जो है इनका खंड काव्य है, इसके लिए इन्हें क्या मिला है, ठीक है, व्यास सम्मान मिला है। फिर इसके बाद है पद्म भूषण, इन्हें 2009 का मिला है, भारत सरकार द्वारा दिया गया पद्म भूषण। ठीक है, तो पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म यानी कि विभूषण, 3 प्रकार के यानी कि पद्म पुरस्कार है। तो पद्मश्री सबसे यानी तीसरी ग्रेड वाला यानी 3rd क्लास, 2nd क्लास का है। ठीक है, वो है आपका पद्म भूषण, और 3rd यानी 1st क्लास का है कौन सा, पद्म विभूषण। तो जिसे पद्म श्री मिला उसे पद्म भूषण और पद्म विभूषण मिल सकता है, लेकिन जिसे पद्म भूषण मिला तो उसे पद्म विभूषण मिल सकता है, पद्मश्री नहीं, क्योंकि पद्मश्री से निम्न है। ठीक है, तो यानी कि पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, कहने का मतलब यह है। अगला है, अब हम पढ़ेंगे कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो रचनाओं में आएगा चक्रव्यूह, चक्रव्यूह इनकी रचना है। ठीक है, और परिवेश, हम तुम, परिवेश नाम से ही जाना जाता है। परिवेश हम तुम का मतलब हुआ यानी कि परिवेश के अंतर्गत, ठीक है, इन्होंने बताया है कि आपस में जो लोग, सब लोग आपस में आसपास में रहते हैं, किस तरह से रहते हैं और किस तरह से उन्हें रहना चाहिए। ठीक है, वो परिवेश कविता में इन्होंने प्रस्तुत किया है। चक्रव्यूह में व्यक्ति किस प्रकार से यानी जो जन्म लेने के बाद चक्रव्यूह में फंसा रहता है और चारों तरफ क्या होता है, वो परेशानी परेशानी झेलता है। ठीक है, वो चक्रव्यूह के अंतर्गत इन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। ठीक है, अपने सामने, ठीक है, अपने सामने इनका क्या है, एक काव्य संग्रह है। ठीक है, कोई दूसरा नहीं, तो कोई दूसरा नहीं का नाम भी पहले भी आप लोगों ने सुन रखा होगा। ठीक है, अभी मैंने पहले बताया था कि कोई दूसरा नहीं के लिए कि उन्हें 1995 का क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो कोई दूसरा नहीं। ठीक है, इसके बाद है इन दिनों, इन दिनों, ये जो है इस चक्रव्यूह का क्रम है। ठीक है, इन दिनों, और हाशिए के बहाने, हाशिए के बहाने और कविता के बहाने, बहाने इन्होंने बहुत लिखे हैं। ठीक है, हाशिए के बहाने, कविता के बहाने, इन्होंने 2 खंड काव्य भी लिखे हैं। कौन सा, आत्मजयी और वाजश्रवा के बहाने, वाजश्रवा के बहाने। देखिए, जो आत्मजयी जो यानी कि इनका जो खंड काव्य है वो कठोपनिषद से लिया गया है, और कठोपनिषद में जो नचिकेता और यम संवाद है, ठीक है,
उसकी पृष्ठभूमि को आधार मान करके लिखा गया है, जिसमें कि नचिकेता को उनके पिताजी क्या करते हैं, ठीक है, वाजस्रवा वो क्या कर देते हैं, बोल देते हैं, ठीक है, कि मैं तुमको यम को देता हूं, मैं तुमको यम को देता हूं। तो क्या हो गए वो, यानी कि वो इतने पिता के क्या थे, आज्ञाकारी थे कि वो क्या हो गए, यम के पास चले गए, ठीक है। और फिर यम से यानी कि उन्हें मतलब कि दोनों में बातचीत होती है और वो प्रार्थना करते हैं, यम प्रकट होते हैं और दोनों में संवाद होता है, ठीक है। और यहीं पर क्या होता है, जो नचिकेता हैं वो यम को निरुत्तर करते हैं और फिर से वापस क्या होते हैं, अपने पिता के पास आते हैं। मतलब कि वो जो है ना, उन जो नचिकेता हैं वो बहुत बेवकूफ तरीके के थे, ठीक है। तो उन्हें मैंने उनके पिताजी चाहते थे कि ये वो हो जाए, मतलब विद्वान बने, लेकिन वो समझ ही नहीं पाते थे, मतलब मूढ़ थे, ठीक है। तो उनके पिताजी ने जो है ना क्रोधित होकर एक दिन बोल दिया, ठीक है, संस्कृत में, मैं तुमको यम को देता हूं, ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला एवं मस्तु, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। फिर वो क्या हो गया, यम के पास चले गया। अब यम ने बोला कि जब तक किसी को क्या होती है, जब तक मृत्यु ना हो तब तक मैंने कि मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। तो यानी कि फिर इनका यम का और इनका संवाद होता है, तपस्या करते हैं तो महाज्ञानी बनते हैं, ज्ञानी बनकर के फिर वापस अपने पिता के पास आते हैं। फिर वजस्रवा के बहाने, यानी वजस्रवा ने अपने पुत्र नचिकेता को जो क्या किया था, वो प्रदान किया था, यानी कि वो तो गुस्से में उन्होंने बोल दिया था। उसके बाद उनकी जो परिस्थितियां हुई, ठीक है, उन परिस्थितियों को देख, यानी परिस्थितियों को व्यक्त करने वाला, मतलब एक पिता कैसे कैसे क्या करता है, किन किन परिस्थितियों का सामने करता है, उसका इसमें वर्णन किया है वजस्रवा के बहाने, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझाने में सफल रहा हूंगा इनको, ठीक है। और यदि समझ में नहीं आएगा तो एक बार आप लोग फिर से सुन लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर है इसके बाद है, इन्होंने कुछ समीक्षा लिखी है, ठीक है। इन्होंने कुछ समीक्षा लिखी हैं, इनमें आज और समाज से, आज और आज से पहले, यानी कि वर्तमान और वर्तमान से पहले क्या क्या रहा है, इसकी विषय में इन्होंने क्या किया है। एक तरह से आप निबंध कह सकते हैं इसको, और यानी समीक्षात्मक निबंध कह सकते हैं। और इसके बाद है मेरे साक्षात्कार, ठीक है, मेरे साक्षात्कार इनकी समीक्षा है। मतलब अपने विषय में इन्होंने क्या किया है, खुद लिखा है। आप इन्हें कह सकते हैं ये आत्मकथा है। साहित्य के कुछ अंतर विषयक संदर्भ, यानी साहित्य के कुछ जो विषय हैं ना, उनके विषय में इन्होंने क्या किया है, बात की है, लिखा है। साहित्य के कुछ अंतर विषयक संदर्भ, ठीक है, ये इनकी क्या है, समीक्षा है। फिर इसके बाद है इन्होंने कहानी लिखी है, और वो कहानी है आकारों के आसपास, ठीक है, कहानी इनकी है आकारों के आसपास। फिर इन्होंने कुछ कविताएं लिखी है, ये इनकी रचनाएं समाप्त हो गई, ठीक है। चक्रव्यूह, परिवेश, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, हास्य के बहाने, कविता के बहाने, आत्मजयी और वाजस्रवा। ये ब्रैकेट में मैंने इसलिए लिखा है कि दोनों खंड काव्य हैं, ठीक है। ये चलिए इनकी कुछ कविताएं हैं, ये कविता संग्रह थे, ये कविताएं। सुबह हो रही है और जीवन बीत गया। अब समझ रहे होंगे कि यानी कि जीवन के अंतिम पड़ाव में उन्होंने लिखा होगा ये, और जीवन बीत गया। मौत ने कहा, मौत ने कहा, उजास, उजास का मतलब होता है उजाला, ठीक है, उजास का मतलब होता है उजाला। कभी पाना मुझे, कभी पाना मुझे, ठीक है, ये इनकी क्या है, कविता है। कविता की जरूरत, यानी कविता क्यों करना है, कविता की जरूरत क्यों है और किसे है, ये इन्होंने इसमें बताने की कोशिश की है। शब्दों की तरफ, ठीक है, अर्थात शब्दों का जो अर्थ है वो क्या क्या होता है, उधर की तरफ, शब्दों की तरफ की बात आ रही। एक यात्रा के दौरान, ठीक है, एक यात्रा के दौरान इनकी क्या है, ये कविता है, एक यात्रा के दौरान। फिर आदमी का चेहरा, आदमी का चेहरा, उदासी के रंग। आदमी का चेहरा बताने की उन्होंने कोशिश किया है कि आदमी के कितने तरीके के चेहरे होते हैं। चेहरे का मतलब गोल और लंबा और वो नहीं, ठीक है, मतलब आदमी कितना क्या करता है, दर्द सहता है लेकिन सामने प्रस्तुत करता है और सब कुछ उसको झेलता है, फिर भी जो है ना उसके चेहरे से पता नहीं चल पाता है। उदासी के रंग, कोलंबस का जहाज, नई किताबें, नई किताबें, मैं कहीं और भी होता हूं,
ठीक है, मैं कहीं और भी होता हूँ। अब इसमें प्रस्तुतिकरण इन्होंने किया है, तो मैं कहीं भी और भी होता हूँ। इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति जो है वो कहीं और भी होता है और वो प्रस्तुत कहीं और रहता है। ठीक है, ये इन्होंने लिखा है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये यानी कि कवि समझ में आ गए होंगे। अभी देखेंगे हम एक दो कवि और होंगे तो पढ़ाने के लिए, अन्यथा यहीं से समाप्त हो जाएगा हमारा ये काव्य वाला भाग यानी आधुनिक काव्य। और फिर क्योंकि एलटी में इतना ज्यादा और नहीं पूछते हैं, छोटे छोटे और जो लेखक हैं उनके विषय में नहीं पूछा जाता है। प्रमुख प्रमुख लेखक हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। और इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के जो संग्रहित लेखक हैं, ये जो कुंवर नारायण है, ये एनसीईआरटी में है, 12th क्लास में है। ठीक है, तो इनके विषय में हम लोग यानी कि एनसीईआरटी में संग्रहित जो कवि हैं उन्हें पढ़ेंगे, खास करके 9 से लेकर के और 12 तक का पढ़ेंगे, क्योंकि यानी कि 11th और 12th दिया है सिलेबस में, लेकिन हमें 9 से और 12 तक सबको पढ़ना है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग जो है इन्हें पढ़ने के बाद फिर जो है ना शुरुआत करेंगे गद्य। ठीक है, या तो आप लोग बोलेंगे तो संस्कृत शुरुआत कर देंगे, संस्कृत में ज्यादा नहीं, क्योंकि संस्कृत में व्याकरण ही व्याकरण है। तो संस्कृत यानी करेंगे, फिर उसके बाद गद्य। गद्य के बाद गद्य की जितनी विधाएं हैं उन्हें पढ़ेंगे। तो मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, और अगली क्लास में सोच रहा हूं कि एक क्लास हम लोग जो है वो और रख लेते हैं, किसकी, संधि की, यानी स्वर संधि की जो है ना एक क्लास रख लेते हैं। तो आप लोग आधा घंटा उसमें साथ रह लेंगे। तो कल जो है यानी आप वो भी है, तो मिलेंगे हम लोग। और हम लोग जो है अब अगली क्लास पढ़ेंगे। तब तक ठीक है, आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने आसपास का ध्यान रखिए। ठीक है, घर के बच्चों का ध्यान रखिए और पढ़ाई कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।